और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। हालांकि गुरुवार को भी राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। सत्ता पक्ष व विपक्ष से दो ही प्रत्याशी थे, इस कारण इनके निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी गई। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा को पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। वहीं झामुमो के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद इंडिया गठबंधन से साझा उम्मीदवार बनाए गए थे। अपनी जीत पर भाजपा राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि उनकी जीत कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। उनके जैसा एक कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजना भाजपा में ही संभव है। वहीं गठबंधन से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को दिया। उन्होंने कहा कि वे झारखंड के ज्वलनशील मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? तो बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हेमंत जी ने जो कहा था वो किया है। निश्चित रूप से जो राज्यसभा में जो हमारा जिम्मेदारी है, काम है, उसको मैं निभाऊंगा। कि ये पुराना इतिहास रहा है। एक आदर्श स्थिति तो यही है कि इस स्तर पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितता न हो, क्योंकि ये जो स्तर है, ये जो सदन है जहाँ से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो एक ऐसा स्तर है जो पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एक आदर्श स्थिति है और इसके लिए मैं हमारे नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस प्रकार की एक परिस्थिति का निर्माण किया। एक साधारण से कार्यकर्ता मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस राज्य के लाखों भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में मेरे जाने का ये जो मेरा चयन हुआ है उसको मैं समर्पित कर रहा हूं कि उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा से हम इस स्थिति में हैं कि हम राज्यसभा में झारखंड से अपना सदस्य चुन करके भेज रहे हैं। ये लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण, मेहनत और निष्ठा का ही परिणाम है। मैं अपनी इस जीत को या अपने इस सदस्यता जो आज मुझे दी गई है, इसको मैं उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। वहीं रांची के सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई के द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता सूर्य सिंह बेस्रा ने क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। वहीं कोर्ट ने 16 अप्रैल को तमाम साक्ष्य के साथ याचिकाकर्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 25 अप्रैल 2022 को सीबीआई ने 2 प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें पहला एफआईआर हॉटवा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हुई गड़बड़ी को लेकर था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई को ठोस साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य के अभाव में सीबीआई ने केस को बंद करने के लिए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। वहीं दूसरे मामले में जांच करते हुए सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। क्यों क्लोजर हुआ है? जब तक पीआईएल करता मैं हूं, और भी लोग पीआईएल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस दे दिया जांच के लिए। और सीबीआई मेरे को बिना पूछे, मेरे पूछताछ किया ही नहीं, सीधे कोर्ट से हमको गवाह के लिए पूछा गया। हमको सीबीआई पूछना चाहिए, पीआईएल करता मैं हूं, तो हमको बिना पूछे क्लोजर नोटिस सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसीलिए हमको लगता है सुदेश महतो इन्वॉल्व हैं, आर.के. आनंद इन्वॉल्व हैं, खेल सचिव इन्वॉल्व हैं और तमाम खेल गांव बनाने वाले इन्वॉल्व हैं। झारखंड में हमको लगता है बहुत बड़ा घोटाला। इसको जो भी मायने प्रेस बंधुओं को लगे, हमको लगता है किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जांच नहीं किया। हमने कहा कि क्लोजर नोटिस क्यों किया, प्रश्न चिन्ह होता है। हम आज काटघेरा में खड़ा हुआ है तो सीबीआई भी तो काटघेरा में नजर आ रहा है कि मैं पीआईएल करता हूं और मेरे को बिना पूछताछ किए बीइंग ए पीआईएल करता मेरा हक बनता है, मैं क्यों पिटीशन किया, क्या ऑथेंटिक है। और आज हम जब चैलेंज किया, चुनौती दिया, तो जज साहब ने बोला कि अगला सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपना पक्ष रखिए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो 16 तारीख को डेट किया गया है 204 करोड़ का। फिर तुरंत टेंडर बदला दिया गया तो 340 करोड़ हो गया। फिर टेंडर बदला दिया गया 424। ये जो मामला रफा दफा, और इसमें मंत्री
उस समय खेल मंत्री सुदेश कुमार महतो थे, वो उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया, उस डॉक्यूमेंट्स में उसको पाया गया। उनका प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से टेंडर बदलना और किसी को टेंडर देना और सामग्री खरीदना, इसमें आर के आनंद भी इन्वॉल्वमेंट है वो तमाम में। और ये निगरानी को दिया गया कि निगरानी कार्रवाई करे, लेकिन झारखंड सरकार की निगरानी कमेटी ने थाना में कोई एफआईआर नहीं किया, मामला को पेंडिंग किया। तब मुझे हाथ में लगा, मैंने पीआईएल करने का निर्णय लिया और 2018 में मैंने हाई कोर्ट में पीआईएल किया। आज पहला समन था, गवाही, और हमने चुनौती दिया। इसको हम क्लोजर नोटिस के पक्ष में नहीं है, इसको चुनौती दे रहे हैं। राजहित जनहित का मामला है, खेल गांव में घोटाला का उजागर होना चाहिए, दोषियों को कार्रवाई होना चाहिए। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित राजेंद्र विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं के कई छात्र छात्राओं को फेल किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। सभी ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चों को पास करने की मांग की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। हंगामा करने वाले परिजनों की मांग थी कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन द्वारा 9वीं और 11वीं कक्षा के साइंस और कॉमर्स के लगभग 60 बच्चों को फेल किया गया है। इससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इधर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की अटेंडेंस कम होने और तीनों टर्म में अच्छे अंक नहीं आने के कारण फेल किए जाने का तर्क दिया है। अटेंडेंस को लेकर अभिभावकों ने कहा कि बच्चे हर दिन स्कूल आते हैं, अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो स्कूल प्रबंधन को परिजनों को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य जयंती सिंह ने कहा कि बोर्ड की ओर से जिन बच्चों को प्रमोट किए जाने का आदेश आएगा उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा, अन्यथा जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने बताया कि अटेंडेंस को लेकर भी अभिभावकों को कई बार बताया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। विद्यालय का बच्चे हैं 9th में है और 11th में है, ठीक है। किसी 5 नंबर से, किसी 4 नंबर से फेल है सबको, और सबको निकाल दिया गया है। 11th में लगभग 100 बच्चे फेल हैं, 150 में 100 बच्चे फेल हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, और सिर्फ बच्चे को दोषी देते हैं, गार्जियन को दोषी देते हैं। इनका टीचर क्या करती हैं? और बोलिए हर स्कूल में 2 नंबर से प्रमोट किया गया है, लगभग कुछ स्कूल में प्रमोट भी किया गया है बच्चे को, और ये बोलते हैं किसी को नहीं करेंगे। 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से फेल कर दिया गया है। किस क्लास में ये बच्चे लोग थे? सब 11th के बच्चे। आपका टीचर क्या कर रहा है? आपका टीचर नहीं पढ़ा सकता है, वो लोग नहीं देख सकती है। टोटल बच्चा कमजोर हो गया है। एक बच्चा को होता, 2 बच्चा का होता, 3 बच्चा का होता तो समझ में आता है, 10 बच्चा का भी होता तो हम लोग समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो 100 बच्चे को फेल कर दिया गया है, 2 नंबर से, 3 नंबर से। क्या मतलब है? 120 बच्चे दिए सर। कितने बच्चे? देखिए 100 बच्चे हैं। जो भी बोर्ड का रूल था, हमारे यहाँ प्रमोशन एग्जैक्टली बोर्ड के रूल के हिसाब से हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल किए थे उनके गार्जियन को बाकायदे बुला के उनको नोटिस दिया गया, एक अंडरटेकिंग दिया गया कि ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एवरेज में अगर 11 है तो 35% और अगर 9 है तो 33% लाना है। उसी बेस पे प्रमोशन होगा और एग्जैक्टली उसी बेस पे प्रमोशन किया गया है। अब पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल है या 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो आप प्रमोट कर दीजिए। मगर बोर्ड का रूल, बोर्ड क्लियरली लिख के भेजा है आपको कि आप कोई रीटेस्ट नहीं ले सकते हैं और एवरेज पर ही आपको प्रमोशन करना है। बच्चे को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को प्रमोट करके और 1-3 महीना बाद अगर उसका रिजल्ट खराब होता है तो उसको बैक कर लीजिए, ये भी अलाउड नहीं है बोर्ड से। तो हमारी भी मजबूरी कि हम लोग को बोर्ड का रूल मानना पड़ता है। पेरेंट्स को बार बार आगाह किया है। स्कूल में 3 टर्म एग्जाम हुआ है, तीनों टर्म में जो बच्चे फेल थे पेरेंट्स को बुला के उनको बताया गया कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। इवन हम लोग कोशिश की है कि मतलब ऐसे बच्चों को बुलाया जाए, मगर बच्चे ना तो स्कूल आ रहे हैं। कुछ बच्चों का अटेंडेंस कम है क्योंकि बोर्ड का रूल है 75% अटेंडेंस। यहाँ बच्चों का अटेंडेंस किसी का 39% है, किसी का 40% है। जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आना चाहता।
और रांची से झारखंड मंत्रालय के सभागार में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा खिलाड़ियों को सहायता राशि एवं नवनियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। समारोह में संबोधित मंत्री, पदाधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। खेल मंत्री ने कोच को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, साथ ही 6 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ की घोषणा की। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच उपकरण और पुरस्कार का भी वितरण किया गया। बहुत खुश हैं हम लोग उसके लिए। और कुछ नाराजगी भी थी कि वो इक्विपमेंट एक्चुअली वो हमारे हिसाब का आता है, वो हमारे ड्रो लेंथ जो होता है हमारे हाथ के हिसाब का आता है, वो हमारे हाथ के हिसाब का नहीं था, वो बिगनर बच्चों के था, मतलब छोटे बच्चों के लिए था। तो इसलिए उन्होंने दे दिया। वो उन्होंने कहा है कि हम लोग देंगे आपको दूसरा झारखंड में, कि यहाँ से हम लोग आर्चरी सेंटर, अभी फ़िलहाल तो 2 सेंटर हैं अभी झारखंड सरकार की तरफ से, और भी अलग अलग एरिया में, जैसे धनबाद में हमारा कोई सेंटर नहीं है तो धनबाद में एक सेंटर चाहिए, क्योंकि धनबाद से बहुत सारे खिलाड़ी, मैं धनबाद की हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी धनबाद से निकले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमारे एक टाटा स्टील से चलती है सेंटर, लेकिन एक सरकार की तरफ से आवासीय का हम लोग मांग करते हैं कि एक आवासीय हमारे धनबाद में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी बच्चे जो हैं वो आगे निकल कर आएँ। बहुत सराहनीय प्रयास रहा है खेल विभाग का। खेल विभाग खिलाड़ियों को तो हर बार सम्मान देता है, इस बार कोचों को भी सम्मान मिला है, काफ़ी खुश हैं हम लोग। झारखंड में देखिए, झारखंड में काफ़ी पोटेंशियल है, कमी तो है नहीं। कमी है तो सरकार अगर और भी इस चीज़ पर ध्यान दे तो हम लोग जो जिस तरह से हमारे झारखंड का रिजल्ट रहा है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं, और भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे खिलाड़ी हमारा नाम अंकित करेंगे। के तहत कोच का भी ज़रूरत है और हम लोग एक अच्छा खेल का माहौल भी देने जा रहे हैं, और आगे और भी कोचेज़ का और इंटरनेशनल कोच का भी हम लोग नियुक्ति करेंगे बहुत जल्द। अभी ये भी ठीक हैं, इस हाई लेवल का कोच है, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी अच्छा करने लगेंगे तो हम लोग और भी कोच को नियुक्ति करेंगे। नहीं देखिए, खेल जहाँ जब स्पोर्ट्स जो होता है ना, इसमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, आगे आप देखिए। ये जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जिसको बोलता है, उस लिहाज से मैंने बोला कि पीछे नहीं देखना है बच्चे को, आगे देखना कि आगे हमको क्या करना। और सरकारी तंत्र से परेशान होकर जमशेदपुर के गोलमुरी टुइला डोंगरी निवासी मनोज अग्रवाल ने आत्मदाह करने का मन बनाया है। उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर इसके लिए इजाजत मांगी है। बता दें कि पीड़ित ने राज्यपाल से भी भेंट कर अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा था। मनोज अग्रवाल के अनुसार वे अपनी समस्या लेकर राज्यपाल से भी मिले थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की ठानी है। उन्होंने अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि उन्होंने एक फ्लैट लिया था। फ्लैट की पार्किंग के लिए उन्होंने मकान मालिक भोलाराम और उनके बेटों को पैसे भी दिए, इसके बावजूद उन्हें पार्किंग नहीं दी गई। भोलाराम और उनके बेटे उमाकांत जायसवाल और हुकुम चंद जायसवाल उनसे मारपीट कर रहे हैं। राज्यपाल से शिकायत करने के बाद जांच के लिए पूर्व एसडीओ गए थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब परेशान होकर वे आत्मदाह जैसा कदम उठा रहे हैं। मनोज अग्रवाल ने कहा है कि रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मौत आ जाए। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी हम कल दिन के 12 बजे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ न्याय के लिए दौड़ते हुए, और मुझे शर्मिंदगी है कि मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका, उनकी सम्मान की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ। आत्महत्या तो गैर कानूनी है। आत्महत्या गैर कानूनी है, लेकिन क्या करूँ, रोज घुट घुट के तो मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाऊँ। मैं जो रोज घुट घुट के मर रहा हूँ उससे अच्छा है न्याय की उम्मीद में मैं एक ही बार खत्म हो जाऊँ। रोज मरने से क्या फायदा है, इसलिए एक बार मर जाना चाहिए। गैर कानूनी तो लोग कर रहे हैं, उसके लिए कोई न्याय मुझको मिल नहीं रहा, तो क्या करूँ, मैं भी गैर कानूनी करूँ। डीसी से मुलाकात किए थे? जी, मैंने 28 फरवरी को उपायुक्त महोदय से मुलाकात की थी। उन्होंने जेएनएसी और एसडीएम से मिलने को कहा था। तब 5 मार्च को एसडीएम साहब गए थे हमारे यहाँ जांच के लिए, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट की जांच ना करते हुए मुझ पर ही प्रेशर बनाया कि आप एक कदम पीछे हटा लो, ये एक कदम पीछे हटा लेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ पे रहो। कल आप किससे मिले? उपायुक्त कार्यालय में जमा किया, उसकी प्रतिलिपि एसडीओ साहब के यहाँ दी है। आपके पास जो एसडीओ गए थे वो कौन थे एसडीओ? उस समय पीयूष सिन्हा थे।
5 मार्च को वो गए थे, उन्होंने कहा कि आप पार्किंग से दीवार शटर हटा के दीवार दे दीजिए, और अब वो दीवार उठा रहे हैं। कल मैंने थाना को सूचित किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैडम को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जेएनएससी पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई एक्शन इसके विरुद्ध नहीं लिया। तब मैं मजबूरन यहाँ आके आवेदन दिया हूँ कि कल दिन के 12 बजे मैं यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। न्याय की उम्मीद में मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूँ। पता चल गया कि न्याय गरीब और शरीफ के लिए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? गाड़ाबासा गोलमुरी काशीराम इनक्लेव, होल्डिंग नंबर 532, रोड नंबर 1। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित HCL की सुरदा माइंस का संचालन करने वाली ठेका कंपनी MMPL ने 31 मार्च के बाद कंपनी बंद किए जाने की घोषणा की है। इससे संबंधित नोटिस जारी होने से मजदूरों में नाराजगी है। इसके विरोध में मजदूरों ने गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। नाराज मजदूरों ने सुरदा स्थित ट्रेनिंग सेंटर के समीप धरना दिया। इस मौके पर मजदूरों ने नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि 29 फरवरी को ठेका कंपनी MMPL ने नोटिस जारी कर मजदूरों को 31 मार्च को अंतिम कार्य दिवस होने की सूचना दी थी। वर्तमान में सुरदा माइंस में 603 ठेका मजदूर कार्यरत है। कंपनी बंद होने के बाद से ये सभी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूरों ने कहा कि ठेका कंपनी अगर अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मजदूरों को रोजगार देना होगा। MMPL कंपनी नोटिस वापस लो। MMPL कंपनी नोटिस वापस लो। वोट नहीं। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। धारणा का कारण है कि हम लोग सुरदा माइंस के काचराज मजदूर हैं, जो विगत 29 फरवरी को MMPL कंपनी द्वारा क्लोजर नोटिस लगाया गया है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग आज उसका नोटिस को वापस के विरोध में वापस लेने के लिए ही आज 1 दिवसीय धरना हम लोग बैठे हैं। किसके बैनर तले ये आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये मजदूर का जितना भी सुरदा में काज कर मजदूर है, सभी का यानी कि कोई बैनर नहीं, सब मजदूर का निर्णय से ही यानी कि धरना को आज किया जा रहा है और वो सफलतापूर्वक यानी कि आज हम लोग धरना का हो रहा है। अगर नोटिस वापस नहीं लेती आप लोग क्या कीजिएगा? नोटिस अगर वापस नहीं लेते तो हम लोग अगला कार्यक्रम हम लोग फिर सोचे हैं उग्र आंदोलन के लिए कंपनी के अगेंस्ट में। क्या मांग है? मांग ये है कि हमारा जो नोटिस दिया हुआ जो 28 फरवरी को कि 31 तारीख लास्ट, इसके बाद यानी कि जितने भी काज मजदूर का जो काज का सेवा समाप्त हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, जिस तरह पहले चल रहा है वैसे चलते रहे, यही हमारा मांग है। और जो नोटिस दिया वो नोटिस को पुनः वो वापस ले कंपनी MMPL से, यही मेरा यानी कि निवेदन है। क्या परिचय हुआ? नोटिस आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है दाखिल हज़र, जो सुरदा माइंस के काज मजदूर हूँ। और जमशेदपुर के सुनारी से पुलिस ने हथियार के साथ एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त सुनारी के खूंटाडीह का रहने वाला सोनू सिंह उर्फ सियाल है, जो एक शातिर बदमाश है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है और ये सुनारी थाना से कई बार जेल भी जा चुका है। सबसे ज्यादा इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं। पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने पुलिस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू सिंह अवैध हथियार के साथ राम मंदिर के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वो भागने लगा, जिसे पीछा कर पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त आदतन अपराधी है और जनवरी माह में ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। हथियार के साथ राम मंदिर के आसपास घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही छापामारी टीम द्वारा वहां पहुंचा गया तो पुलिस को देख के एक आदमी वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को खड़े पर पकड़ा गया और उसे उसका नाम पूछा गया तो वह व्यक्ति सोनू सिंह उर्फ सियाल, जो पूर्व में भी कई कांडों में आरोप पत्रित रह चुका है, अपना नाम बताया। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से
एक देसी पिस्टल, 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। जब इससे पूछा गया, इस हथियार के विषय में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि क्योंकि अब पूर्व में भी एक आदतन अपराधी रह चुका और सोनारी थाना से ही हत्या, आम थेफ्ट, डकैती की योजना बनाना, हत्या का प्रयास आदि कुल 8 कांडों में आरोप पत्रित है और पहले जेल जा चुका है। इसके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए कुछ ही दिनों पूर्व यह हथियार खरीद के लाया गया था और यह अभी जनवरी से ही जमानत पे भी बाहर निकला। इस घटना में इसको हथियार उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के विषय में भी पुलिस को जानकारी मिली है, जिसकी गिरफ्तारी की छापेमारी किया जाए बताया जाए। घटना में कोई घटना में भय और आतंक का माहौल पैदा करने के साथ ही साथ इसको चूंकि ये हित गिरोह से भी इसका संपर्क है और इसको कहीं ना कहीं अपनी जान की भी अपनी सुरक्षा के लिए भी और सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरानी बंद मिला, जिसके बाद बीडीओ ने शिक्षकों को फटकार लगाई। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि सभी शिक्षक चुनाव प्रशिक्षण में गए हुए हैं। इस पर बीडीओ ने शिक्षकों को स्कूल बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। कहा कि चुनाव कार्य पर शिक्षक कहीं जाते हैं तो स्कूल में माता समिति के सदस्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से स्कूल खुला रखें। बीडीओ ने कहा कि किसी हाल में स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, अन्यथा आगे से कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में बीडीओ ने बताया कि सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप व आवागमन के लिए पहुंच पथ आदि की सुविधा को लेकर बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पोलिंग पार्टी व वोट डालने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक व बीएलओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सभी जगह अभी हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है, जिसको हम AMF भी बोलते हैं, शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज़, जैसे कि पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था, रैंप, फर्नीचर और साफ़ सफाई, तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी देख रही हूँ और जहाँ जो भी कमी पाई जा रही है वहाँ पर उनको निर्देश दिया जा रहा है कि उसको पूरा कर लें। इस बार सभी पोलिंग पार्टीज बूथ पर ही जाएंगी, इसलिए सभी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले सब दुरुस्त कर लिया जाए। और जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके पास से चोरी की दर्जनों बाइक बरामद हुई है। चोर गिरोह के सदस्य इस चोरी की बाइक लाकर देते थे और ये नंबर प्लेट हटाकर व मॉडिफाइड कर उन्हें वापस दे देता था। गिरफ्तार आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा आमदा का रहने वाला शेखर मंडल है। उसके घर से ही पुलिस ने छुपा कर रखी गई 10 बाइक को बरामद किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर 2 अन्य बाइक को केरासाई गांव से बरामद किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान के नेतृत्व में शेखर मंडल के घर पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान घर में छुपा कर रखे गए बाइक को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि शेखर मंडल का अपना एक गैरेज है। इसी की आड़ में वो चोरी किए गए सभी बाइक का नंबर प्लेट बदलकर एवं मॉडिफाइड कर गिरोह के अन्य सदस्य को दे देता था। उसके बाद इन बाइक को बेचकर जो पैसे मिलते थे ये लोग आपस में बांट लेते थे। ग्रामीण एसपी के अनुसार इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, जिनमें से कुछ की पहचान हो गई है। उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। हम लोगों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास की चोरी की बाइक्स के साथ डील करने का उसका हम लोग को सूचना आ रहा था और उसकी खुद की एक बाइक रिपेयरिंग शॉप भी है और उसी के क्रम में एक हम लोगों ने विशेष दल का गठन किया और जब छापामारी की गई तो उसके जहाँ पे उसकी दुकान है उसी के आसपास और उसी एरिया से हम लोग को चोरी की बाइक्स बरामद हुई। तो ये करता क्या था कि इसको एक इन लोग का पूरा ग्रुप है जिसमें कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो चोरी की बाइक्स उठाते हैं, कुछ लोग उस बाइक को इसके पास तक पहुंचाते हैं जिसके पास उन बाइक्स को मॉडिफाई करता था, उनका नंबर हटाता था और अभी भी जो बाइक्स मिली हैं ज़्यादातर उनको हम लोगों ने चेसिस नंबर से ही आइडेंटिफाई किया है। जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स थी वो ज़्यादातर सबकी फर्जी ही हैं जो है। और उसके बाद से फिर इन लोग के कुछ लोग थे जो आगे फ्रंट एंड में इसको फर्दर गाड़ी को बेचा करते थे और इधर उधर उसको इस्तेमाल में लाया करते थे। तो उसी क्रम में एक ही अच्छा अचीवमेंट है, हम लोग को 12 बाइक्स बरामद हुई हैं और इसमें गैंग के एक आध लोगों का और भी नाम शामिल है, सामने आ रहा है, जिस पे कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में और भी लोग गिरफ्तार होंगे और आशा करते हैं कि और भी जो बाइक्स चोरी हुई हैं उनके बारे में भी कुछ बरामदगी हम लोग करने में सफल होंगे।
टोटल गाड़ी कोटकई क्षेत्र से है पूरे समय से? नहीं, गाड़ियाँ तो ये जो है ये अभी हम बता रहे हैं कि चेसिस नंबर्स हम लोगों को मिले हैं, तो ये गाड़ियों का भी चेसिस नंबर से हम लोग फिर उसका बैक ट्रैकिंग करके फिर डीटीओ साहब के यहाँ जा करके सारा डिटेल्स लेके पता लगेगा कि एग्जैक्टली गाड़ियाँ सारी ओटका की, कवाली की हैं, या फिर हो सकता है कुछ जमशेदपुर शहर से भी इसने चुराई हो। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है, कल ही पकड़ाया है ये, तो कुछ समय लगेगा, पता लगेगा धीरे धीरे। फिर जिनकी बाइक्स होंगी उन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेके उनको मिले भी बाइक उनकी। बिक्री कहाँ गाड़ी जो चोरी करते थे लोग बेचते कहाँ थे? एक्चुअली ये क्या है, ये एक मिडिल लिंक है, मतलब ये इनका जो पूरा गैंग है, जैसे हमने बताया ना, 2-3 लोगों का अपना काम डिवाइडेड है। कुछ लोग बाइक चुराते हैं, ये इसके पास लाते हैं, ये मॉडिफाई करता है, इसको उसका कुछ पैसा मिल जाता है, फर्दर कुछ लोग इसको लेके आगे चले जाते हैं। तो ये किंग पिन नहीं है, ये एक मिडिल मैन टाइप का है सिस्टम में पूरा। तो अभी किंग पिन के हम लोग पीछे लगे हुए हैं, जल्दी ही वो पकड़ाएगा तो आप लोग के और जो क्वेरीज है उसको बेहतर तरीके से। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के अथक प्रयास से मुसामनी प्रखंड के उत्तरी इचाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जल्द ही होगा। इसके लिए गुरुवार को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित। मुसामनी प्रखंड अंतर्गत उत्तरी इचाड़ा के ईरा गांव में नए स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, स्थानीय मुखिया, उप मुखिया आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने नारियल फोड़कर स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ये भवन लगभग 55 लाख की लागत से बनेगा। इसके बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। रामदास सोरेन जी ने किया था और उसके सोच पहले से यही था कि जितने भी पंचायत में अभी तक हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, उस स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग को बनाने की अति आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का मुसामनी प्रखंड में पहला पंचायत अगर होता है तो उत्तरी इचाड़ा पंचायत होता है, और उत्तरी इचाड़ा पंचायत में पंचायत मंडप के सामने में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण इस जादूगोड़ा क्षेत्र के और इस उत्तरी इचाड़ा के तमाम ग्रामवासी काफ़ी दुखदाई का सामना किए हैं। इसीलिए रामदास सोरेन का अनुशंसा किया हुआ योजना आज धरातल में लाने के लिए हम लोग उत्तरी इचाड़ा पंचायत में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया और इसका लागत 55 लाख रुपया का। और चक्रधरपुर के पोटका महतो टोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को बाल मेला का आयोजन हुआ। ये मेला एस्पायर संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन समाज सेवी सिकंदर जामुदा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उनके साथ शिक्षक नवीन शर्मा और चंद्रकला प्रधान भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान एस्पायर संस्था के द्वारा बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्ले वर्क, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 3 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। एस्पायर संस्था की सीएफ बरखा तांती ने बताया कि ये कार्यक्रम बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने और उन्हें एक मंच देकर प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है। संस्था की कोशिश है कि सभी बच्चों को इनकी प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिले। इस दौरान बच्चों को कई चीजें संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों ने खूब मस्ती की। सिकंदर जामुदा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस तरह के आयोजन से बच्चों में खुशी का वातावरण भी बनता है, जिससे वे और उनकी प्रतिभा निखरती है। सामाजिक संस्था की ओर से सभी सरकारी विद्यालयों में बाल मेला का कार्यक्रम किया जा रहा है सर। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं ना, तो उन लोगों को क्या है कि एक खुला मंच दिया जाता है सर, कि वो लोग बढ़ चढ़ के आए और अपना भागीदारी दिए। जैसे इस बाल मेला के अवसर पे हम लोग बच्चों को अन्य गतिविधि कराते हैं सर, जो कि सारा मटेरियल्स हमारे एस्पायर सामाजिक संस्था की ओर से स्कूल में दिया जाता है। और यहाँ के जो एसएमसी मेंबर्स रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। तो सर इस कार्यक्रम में हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, क्ले वर्क हो गया, रंगोली हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों को कराते हैं, डांस हो गया, ताकि जो बच्चे शर्माते हैं, पीछे रहते हैं, उनको भी एक मौका मिले कि हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं सर। वो छुपी प्रतिभाओं को निखारने का एक हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को मौका दिया जाता है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।